नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी ने फिर से एक हथकंडा अपनाया है। कांग्रेस पार्टी फिर से उस जाल में फंस गई है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिलकर इस देश के लोगों के एक जायज हक पर बात करने के बजाय राजनीति में उलझ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं संपत्ति के बंटवारे की बात। इस देश की संपत्ति पे सबका कितना हक है इसकी बात। आज का पूरा एपिसोड मेरे विचारों पे आधारित नहीं होगा, तथ्यों पे आधारित होगा। भारत का कानून क्या कहता है, दुनिया की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और किस तरह से एक लंबी साजिश करके इंदिरा गांधी की हत्या की गई। मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मेरी पक्की धारणा है कि इंदिरा गांधी की हत्या कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने की जो इस हिंदुस्तान में गरीबों का भला नहीं चाहती थी। इस वीडियो में आगे जब मैं कुछ आंकड़े रखूंगा तो इसकी तस्वीर सामने आएगी, तब मैं आपको स्पष्ट करूंगा। आज की तारीख में हमारी सरकार लगातार कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में खेल रही है, उनके लिए काम कर रही है जो ताकतें इस देश में, इस देश के गरीब को, आदिवासियों को, दलितों को लूटने में लगी हैं। इतना विचार था। अब आते हैं तथ्य पे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की नीतियां क्या बनाई थी, भारत की सरकार का कर्तव्य क्या है और भारत के नागरिकों का अधिकार क्या है। संविधान का आर्टिकल 39 आपके सामने मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, इसकी धारा बी देखिए, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। इसका मतलब यह है कि देश के संसाधन और देश की सामग्री, चाहे वो पानी के संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, जंगल हो, जमीन हो या कुछ भी हो, वो सब की सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ऐसे बांटी जानी चाहिए जिससे सबका हित हो, देश के सभी लोगों का हित हो। इस एक अनुच्छेद में एक चीज साफ पता चलती है कि देश की संपत्ति पे सबका हक है, सबका। एक मिनट, मंगलसूत्र छीन कर लोगों में बांट दिए जाएंगे। आपके पास 2 मकान है तो एक छीन लिया जाएगा। ये घनघोर बकवास है जो पूंजीवादी ताकतें इस भारत में पिछले 40 साल से 30 साल से किए जा रही हैं। और जब भी भारत के अडानियों, अंबानियों, टाटाओं, बिरलाओं की तरफ कोई उंगली उठाता है, उनको उनकी अंधाधुंध बढ़ती दौलत पे सवाल करता है, सरकार की उनको सपोर्ट करने वाली नीतियों पे सवाल करता है, तो सबसे पहले मिडिल क्लास को भड़काया जाता है कि ये तुम्हारी संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। अभी और आंकड़े जब आगे समझेंगे, वर्तमान आंकड़े, तो आपको समझ में आएगा कि मिडिल क्लास जो मंगलसूत्र वाला है, उसके मंगलसूत्र पे ना कोई खतरा है, ना जिसके पास 2 मकान है उसके 2 मकानों पर कोई खतरा है, अगर छीना भी जाता है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। हालांकि ये एक छूट है, कांग्रेस पार्टी भी इसको कहने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। और जब ये होगा तो इसमें मिडिल क्लास नहीं पिसेगा, मिडिल क्लास पे कोई खतरा नहीं है। मिडिल क्लास को तो डराया जा रहा है। जैसे एक कंपनी बंद होती है चोरी चकारी के आरोप में, कल के दिन रामदेव की कंपनी बंद हो तो रामदेव रोना शुरू कर देंगे, हमारे कर्मचारियों के ऊपर हमला है, कर्मचारियों को आगे कर दिया जाएगा आंदोलन करने के लिए। वही कंपनी करेगी जो कर्मचारियों को शोषण कर रही थी। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सी कहता है, आर्टिकल 39 का, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिट्रीमेंट। यानी नीतियां आर्थिक ऐसी बननी चाहिए कि जो हमारे यहाँ का जब उसका परिणाम निकले तो जो संपत्ति है उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो जो सरकार बन रही है, चल रही है, ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, ये आर्टिकल कहता है। और इसके हिसाब से मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है और उसका उल्लंघन कर रहे हैं। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड बोथ मैन एंड वुमन। समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। ये कह रहा है डी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 का। आर्टिकल 39 का मतलब है बाइंडिंग।
बाइंडिंग इसलिए है कि इसको बदला भी नहीं जा सकता संशोधन से। क्यों? क्योंकि यह संविधान के मूल स्वरूप का हिस्सा है। संविधान सभा की आप बहस निकालकर सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। संविधान सभा की बहस में इस पे मसले उठे थे। लोगों ने कहा था कि जो रिसोर्सेस हैं, समुद्र का पानी है वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस चल रही है। तो ये कहा गया कि यही रिसोर्सेज नहीं है, हर प्रकार के रिसोर्सेज, और जो आर्टिकल 39 बनाया गया उसमें हर प्रकार के रिसोर्सेज को शामिल किया गया। ई that the health and strength of the workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and the citizens are not forced to economic necessity to enter avocation unsuited to their age of strength. मजदूरी भारत में अगर कराई जाएगी, लोगों से काम कराया जाएगा, तो ऐसा कराया जाएगा जो ना उनकी सेहत के खिलाफ हो, ना उनकी शारीरिक क्षमता के खिलाफ हो। अब आप सोचिए, लोग कहते हैं कि दिमाग से पैसा बनाया अंडानी ने, लोग कहते हैं उद्योगपति अपनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं, कौशल से पैसा बना रहे हैं। नहीं, सरकार नीतियां ऐसी बनाती है कि धन उनके पास चला जाता है। आम आदमी को लगता है भाई किस्मत बहुत अच्छी, किस्मत नहीं है उसकी। आम आदमी को लगता है कि हम जो है, हमारे यहाँ से पैसा उधर चला जा रहा है, क्या करें। कोई कहता है दिमाग, बंदे ने दिमाग लगाया। दिमाग नहीं लगाया है, मोदी जी ने ठेका दिलवाया है, जाके राष्ट्रपति पे फोर्स डाल के श्रीलंका के। मोदी जी ने नीतियां बदली हैं जिसके कारण इस देश में कोयला महंगा खरीदना मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है दवा उनके लिए, बिजली कंपनियों के लिए कि विदेशी कोयला खरीदो। मैं सब बता चुका हूं आपको। जो दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला पैदा करने वाली कंपनी है, उस कंपनी से कोयला मत खरीदो। भारत का कोयला दुनिया भर में सबसे ज्यादा होता है। ओएनजीसी की, माफ कीजिए, कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता मत बढ़ाओ, बाहर से इंपोर्ट करो। करना पड़ेगा 10% करना पड़ेगा, और अडानी से 10 गुने दाम में खरीदना पड़ेगा। ऐसे अमीर बनते हैं लोग। आगे जो इसके है वीडियो, वो थोड़ा सा जानकारी भरा हुआ है, शास्त्रीय है। उस वीडियो में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, छिटक मत जाइएगा। अब मैं आता हूं उन रिपोर्ट्स पे जो अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं। ये फ्रंट लाइन की हेडलाइन है। सन 2000 के दशक से भारत में विषमता, इनइक्वालिटी, यानी गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, लगातार बढ़ रही है। भारत के टॉप 1% लोग 40% दौलत हासिल कर चुके हैं। इसमें अडानी और अंबानी का फोटो लगाया गया है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। दूसरी खबर मैं आपको ब्लूमबर्ग की बता रहा हूं, और ये हेडलाइन लगाया है ब्लूमबर्ग ने। ब्लूमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मैगजीन है, फाइनेंसिस, और ख़ास तौर पे ये इस तरह वित्तीय मामलों पे प्रकाशित करती है। इसने लिखा है, रिच इंडियन ओन 40% ऑफ वेल्थ इन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी अंडर मोदी। मोदी के राज में विषमता एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गई है, और 40% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास में है। ये सरकार की नीतियां हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इसको समझिए। टाइम की रिपोर्ट पे भी आऊंगा, 2 स्टडीज पे आऊंगा अलग अलग, और वो क्या कहती हैं। हो सकता है उनके आंकड़ों में भिन्नता हो। सबसे पहले, भारत के प्रधानमंत्री के दौरान असमानता की गहराई बहुत तेजी से बढ़ी है मोदी के कार्यकाल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिस व्यक्ति ने स्यापा मचाया हुआ, आपके मंगलसूत्र का खतरा डाला हुआ है, आपके मंगलसूत्र तो वो कितने छिनवा चुका है। कितने लोगों की हैसियत इस हिंदुस्तान में मंगलसूत्र पहनने की खत्म हो गई है। ये टाइम मैगजीन की रिपोर्ट से बता रहा हूं आपको। भारत के शीर्ष 1% लोग 40% प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, और ये बहुत तेज विषमता में वृद्धि का संकेत है। सबसे अमीर लगभग 9.2 मिलियन लोग, यानी कोई 1 करोड़ भी लोग नहीं है, 90 लाख लोग समझ लीजिए। कुल इनकम का देश भर की 22% बटोर रहे हैं, और ये 1920 में जब विषमता बढ़ी थी उसके बाद से सबसे ज़्यादा है। ये रिपोर्ट कहती है कमाने वाले
टॉप के 10% लोग कुल इनकम का देश की 60% बटोर ले रहे हैं। 40% में 90% देश खा रहा है, यानी करीब 125 करोड़ भारत इस देश में 40% पैसे से अपना काम चला रहा है। अब ये मैं जब केंद्रीकरण की बात कर रहा हूं, ये जनरल सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। नॉर्मली दुनिया में जो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी बहुत सारे फिगर आंकड़े दिखाने वाला हूं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक प्रभाव के कारण संपत्ति बढ़ रही है कुछ खास लोगों की, और क्रोनी कैपिटलिज्म और अरबपति राज के कारण ये असमान वितरण मोदी राज में बढ़ा है। और अंग्रेजों के जमाने में भी गरीब अमीर में इतना अंतर नहीं था। 1920 से लेके अब सबसे ज्यादा हुआ है। यानी अंग्रेजों के जमाने में भी पैसे के आधार पर इतनी लूट नहीं थी उद्योगपतियों की। स्पेसिफिक लाइन बताता हूं, मोदी की सत्ता में आने के साथ धन संकेंद्रण के उच्च वृद्धि के साथ प्रमुख अरबपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे खड़े हो गए हैं बड़े, और क्रोनी कैपिटलिज्म और खास व्यापारियों की पहचान और पसंद और उनका साथ देने के कारण ये अंतर आया है। अब अगर आप टाइम्स की शब्द से पढ़ें, द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट द राइज इन इनइक्वालिटी हैज बीन पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड सिंस द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट केम इन पावर इन 2014। ये मार्च में रिपोर्ट आई थी, ऐसा नहीं कि अभी चुनाव के कारण आ गई है। ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव लेड टू एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट with centralized of decision making power coupled with the growing nexus between big businesses and government। सरल भाषा में एक अथॉरिटेरियन सरकार, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, एक तानाशाह सरकार, और वो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज है, एक ही आदमी फैसले लेता है, और उसके साथ मिलकर जो नेक्सस है बड़े व्यापारियों और सरकार का, वो सत्यानाश कर रहा है इस देश का। ये टाइम मैगजीन में रिपोर्ट छपी है, जिसने एक बार मोदी जी को ये कह दिया था कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, तो डांस किया था पूरे देश के भक्तों ने। और ये कहती है कि रिपोर्ट के हिसाब से ये बेहद खराब स्थिति है, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि सभी को समान अवसर नहीं देती है, कुछ अमीर लोगों को खास तरह से प्रभाव डाल के अमीर बना रही है। तो अडानी अंबानी को जो बड़ा बनाया गया है और जिस तरह से उन्होंने लूटा है, सैम पेट्रोदा का जो बयान आया है जिसको लेकर बवाल हो रहा है, जिससे कांग्रेस ने दूरी बना ली है, वो बयान कहता है कि अमेरिका में अगर कोई अरबपति मरता है, अंबानी मरे या कोई इस तरह का मरे, अडानी मरे, तो उसकी 55% दौलत देश की हो जाती है, ताकि देश के विकास में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके और वो पैसा जनहित के कामों में आए। ये अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट जैसे देश का हाल है। ये बोलता है कि दो मकान, माफ कीजिएगा, बोलते हैं कि दो मकान में से एक छीन लेंगे, सोने की चेन ले लेंगे। सोने की चेन और दो मकान की जरूरत नहीं है भैया। इस देश में अगर नीतियां ऐसी बना दो कि अडानी अंबानी का घर भरने के बजाय, जैसे मनरेगा है, गरीब आदमी को पैसे दो, खरीदेगा जो अपना सामान खरीदना है, उससे इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी, एमएसएमई भी बढ़ जाएगी, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग सब बढ़ जाएंगे। भाई अगर ये 1 लाख रुपए की कह रहे हैं मिनिमम इनकम गारंटी देंगे कि एक परिवार की साल में 1 लाख रुपए की इनकम होगी ही होगी, तो वो पैसा वो आदमी उसका जो है वो मड़वा की तो तस्वीर में रखेगा नहीं, खर्च करेगा, उससे व्यापार धंधा सब बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऊपर ही दे दोगे, मतलब बिजली मैं खरीदूं, मेरी बिजली महंगी आएगी, और बिजली महंगी इसलिए आएगी क्योंकि बिजली वाली कंपनी ने कोयला महंगा खरीदा है। और कोयला महंगा इसलिए खरीदा है क्योंकि सरकार ने नियम बना के कहा कि तेरे को कोयला खरीदना पड़ेगा वरना तेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। महंगा कोयला खरीदना पड़ेगा 10%। किससे खरीदना पड़ेगा? अडानी से खरीदना पड़ेगा। आप कहते हो कि व्यापार में छूट होनी चाहिए। छूट इतनी भी नहीं है कि पावर जनरेशन कंपनी अपना रॉ मटेरियल अपनी मर्जी की जगह से प्रोक्योर कर सके, और फिर जब वो अमीर बन जाता है तो कहते हो भाई वो तो अपनी किस्मत से खा रहा है। और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो 2 कर्मचारी रख के दुकान चला रहा है ना, वो भी समझता है कि मैं भी अंबानी अडानी हूँ। अभी आऊँगा उनकी दशा क्या खराब हो रही है।
उस पर आऊंगा। इसके बाद देश के अमीरों की जो लॉयल्टी है इस देश के लिए, उस पर बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से देश हैं जहां से लोग तेजी से अपना देश छोड़ के जा रहे हैं? भारत का नंबर दूसरा है। 2022 में 7,500 अरबपति छोड़ के गए थे, अमीर छोड़ के गए थे, और 2023 में 6,500। चीन के बाद दूसरे नंबर पे हम हैं, सबसे ज़्यादा जहां के लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। रूस की स्थिति हमसे बेहतर है, ब्राज़ील की बेहतर है, हांगकांग की बेहतर है, साउथ कोरिया की बेहतर है, मैक्सिको की बेहतर है। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत टॉप कंट्रीज में है जहां पे इनकम और दौलत के मामले में सबसे ज़्यादा असमानता है। अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो गया है। और साफ साफ इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि 10 साल में हुआ है, मोदी के राज में हुआ है। कोई इसमें संशय ही नहीं है कि ये पूरा लूट का राज ये एक्सपोज करती है। और आज मोदी जी अगर ये आपको कह रहे हैं ना कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये अडानी को बचा रहे हैं। अडानी को जो लुटाया गया है, अगर इस देश की जो नीतियां हैं वो इस तरह की बनी होती, जो गरीबों के लिए उन्मुख होती, कब थी ये भी अभी डाटा देखेंगे। शुरू कर देते हैं, डाटा पे आ जाते हैं। ये एक रिपोर्ट है, आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ईमेल कर दीजिएगा, पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा आपको, तफसील से पढ़ लीजिएगा। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, 1922 से 2023 के बीच में भारत में अमीर के और अमीर होने, गरीब के और गरीब होने की स्थितियों का इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है। और ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब नाम की एक संस्था है, उसने ये काम किया है। राइज ऑफ बिलियनियर राज, भारत में अरबपति राज का उभार, ये रिपोर्ट की दूसरी लाइन है। अगर आप इस टेबल को देखें जो मैंने आपके सामने लगा रखी है स्क्रीन पे, तो आप अगर सबसे नीचे वाली रो को देखें जिसको मैंने लाल घेरे में डाल रखा है, तो ये रो कहती है कि भारत का जो टॉप का 1% आदमी है, 1% जो भारत की आबादी है, उसके पास में किस तरह से ये 40% पैसा है। इसमें भी टॉप का 0.001% जो आबादी है, तो जो भारत के किल 9,223 लोग हैं, उनके पास भारत की 16% दौलत है। जो भारत के टॉप के 92,000 लोग हैं, उनके पास भारत की 22% दौलत है। जो टॉप के भारत के 9,22,000 लोग हैं, 0.1% लोग, उनके पास भारत की 29.7% दौलत है। 9,22,000 लोगों के पास 150 करोड़ लोगों के बीच में 29% दौलत है। ये इक्वलिटी रैप की रिपोर्ट कहती है। इसमें 2 डाटा को शामिल किया है, फोर्ब्स का डाटा और हुरून का डाटा। इन दोनों डाटा को आप कंपाइल करें तो भारत के जो सबसे अमीर लोगों हैं उनकी दौलत आप इसमें देखें लगातार बढ़ रही है, और उसकी जो ग्रोथ है उस दौलत की वो इस फिगर को दिखाती है। इसमें ऑरेंज कलर का और काले रंग के जो लाइनें हैं वो किस तरह से 2014 आने के बाद ऊपर जाती चली जा रही हैं। और इसमें अगर आप इंदिरा गांधी का 84 का दौर देखें या 88 के बाद से, हालांकि, तो आप देखेंगे कि उस वक्त अमीरों की दौलत का क्या हाल था, तो असर डालती हैं और किस तरह से अमीरों को अमीर बनाने वाली नीतियां बनाई जाती हैं। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो वो भी इस तरह से कुछ और अमीरों को अमीर बनाती, उनके ज़रिए अपना घर भरती जाती। लोग बिरला वगैरह का उदाहरण देते हैं, लेकिन डेटा बता रहा है कि उस समय उतनी असमानता नहीं थी। अगर देश ने इन सालों में तरक्की की है तो गरीबों की भी तो तरक्की होनी चाहिए थी, मिडिल क्लास की भी तो तरक्की होनी चाहिए थी। ये एक और फिगर है जो बता रहा है कि लंबे समय में कैसे 1951 से लेके 2022 तक इनइक्वालिटी बढ़ी है। इस डेटा के हिसाब से जो गरीब आदमी हैं, आप 82 को कट ऑफ मान लीजिए, 82-84 को, क्योंकि ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी इस देश में राज चलाती थी। उनके समय तक अमीरों की दौलत और गरीबों की दौलत समान रूप से बढ़ रही थी। आप इस डेटा को ध्यान से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है
वो इंदिरा गांधी के समय तक, उस दौर तक आराम से स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहा था, ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था ना धीमे आगे बढ़ रहा था, यानी एक समान रूप से उसकी तरक्की हो रही थी। उसी तरह से लोअर क्लास की भी सामान्य रूप से तरक्की हो रही थी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों की तरक्की समान रूप से चल रही है, आप ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन जो अमीर लोग थे, जो अपर क्लास थे, उनकी स्थिति तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर गई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और ख़ास तौर पे मोदी जी के आने के बाद अमीर तो तेजी से आसमान में पहुंच गए, मिडिल क्लास ज़मीन पे आ गया। पहले मिडिल क्लास की जो तरक्की की रफ्तार थी, अमीर की तरक्की की रफ्तार उससे कम होती थी, संपत्ति में उसका हिस्सा उससे कम होता था। जो इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बदल गया सीन पूरा, मिडिल क्लास ढक्कन हो गया। मंगलसूत्र तो तुम्हारा पहले ही छिन चुका, ये देख लो। इसमें दुनिया का एक देश चाहता था कि अमीर और अमीर हों, सारी दौलत अमीरों के पास चली जाए, उसने और उसकी इच्छा पूरी हो रही है इंदिरा गांधी के जाने के बाद से। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से तो सारे अमीरों की दौलत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ये स्टडी कह रही है। इसके अलावा आ जाइए, जो अमीर लोग हैं उनके बीच में भी विषमता बढ़ रही है। उनके बीच में जो टॉप 001% थे, यानी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला टाइप के, वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। और जो दूसरे नंबर वाले थे, टॉप 0.1% वाले, उनकी रफ्तार पहले से बेहतर है, लेकिन अडानी अंबानी के मुकाबले नहीं है। लेकिन जो उससे भी नीचे वाले हैं, टॉप 0.001%, जिनको मैंने कहा था करीब 9 लाख के आसपास लोग हैं, उनकी रफ्तार सबसे कम हो गई। यानी जो टॉप के हिंदुस्तान के 1% लोग हैं, उनको भी 3 हिस्से में बांटा गया है, और उसमें भी जो सबसे ऊपर वाले हैं वो तरक्की कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के संसाधन कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। बॉटम 50% का जो इनकम शेयर है और टॉप के 1% का इनकम शेयर है, इसका हिसाब देखिए आप। पहले बॉटम के 50% की दौलत और आमदनी टॉप के 1% से कहीं ज़्यादा होती थी। अब जो नीचे बॉटम 50%, मतलब हिंदुस्तान की गरीब आधी आबादी ऊपर मतलब इसमें मिडिल क्लास भी आ गया, आधे लोग भारत के नीचे से। अब उनकी दौलत, बल्कि कहें कमाई, तेजी से गिरती जा रही है। और जो ऊपर के 1% लोग हैं, उनकी आमदनी आसमान की तरफ बढ़ रही है। ये भी आप इसमें देख लीजिए। इसके अलावा 40% मिडिल के लोग और टॉप के 10% लोगों के बीच में 51 से 22 के बीच में किस तरह से दौलत के उतार चढ़ाव आए हैं, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और आपको पता चलेगा कि जो मिडिल के 40% आबादी है, मिडिल क्लास, जिसको मंगलसूत्र, जिसको फ्लैट का खतरा दिखता है, जिसके पास एक मकान है, उसी का उसको खतरा दिख रहा है। अरे तुम खतरे में नहीं हो भाई, तुम्हारे को तो मिल जाएगा अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ईमानदारी से हुआ, पॉलिसीज अगर ऐसी हुई तो तुम्हारी जिंदगी तो बेहतर होने वाली है। मिडिल क्लास वालों, मिडिल क्लास कौन? फैक्ट्री वालों, जो मैनेजमेंट रैंक के लोग हैं, ऊंचे पदों पे काम करते हैं, आईएएस आईपीएस टाइप के लोग, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उनको छीन के नहीं बांटा जाएगा। ये उल्लू बना रहे हैं, ये आपको भड़का रहे हैं ताकि आप अडानी की तरफ से लड़ो और बराबरी करने वालों से नफरत करने लगो। ये आपको पूरी तस्वीर मिल रही है, जो आप 50 साल से उल्लू बनाया जा रहा है आपको पूंजीपतियों द्वारा, उसका मुकाबला कर रहा है ये डाटा। तो आप जो मिडिल क्लास वाले हो, आप तो घुस रहे हो, और जो अमीर है वो ऊपर जा रहा है। डाटा देख लीजिए। और मोदी राज में तो कमाल ही हो गया, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। मिडिल 40% और टॉप 10% के बीच में कंपैरिजन देख लीजिए। ये डाटा भी इनइक्वालिटी लैब का डाटा है, जो बता रही है कि जो मिडिल क्लास के 40% लोग हैं, उनकी आबादी तो घटते घटते एकदम नीचे आ गई है। जब हिंदुस्तान में वेलफेयर स्टेट था, इंदिरा गांधी का राज था, पूंजीवाद नहीं आया था, तो मिडिल क्लास की आबादी और ये जो टॉप के 10% लोगों की आबादी है, इनकी अगर आप तुलना करो तो उनकी रफ्तार ग्रोथ की एक जैसी थी। अब टॉप के लोग ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमा के आसमान में चले गए हैं, और जो मिडिल क्लास 40% लोग हैं वो नीचे आ गए हैं। इसके अलावा लॉन्ग रन वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो संपत्ति के बीच में
बंटवारा हुआ, अमीर कैसे अमीर हुआ है, गरीब कैसे गरीब हुआ है, लंबे समय में इसमें अमीर, मिडिल क्लास और गरीब तीनों का डेटा रखा गया है। इसमें बताया गया है कि बॉटम 50% जो लोग हैं, यानी देश की आधी आबादी, उसकी ज़िंदगी में गिरावट आती चली जा रही है। जो स्टैटिक थी 82 तक, गिरावट आ रही है। मिडिल 40% में भी तगड़ी गिरावट आ रही है। और टॉप के 10% लोग, ये टॉप के 40% नहीं गिरे गए हैं, सिर्फ 10% ही गिरे गए हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारे फिगर आप देखते जाइए, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश की विकास की दशा क्या है, सरकार की नीतियां कैसी बन रही हैं, सरकार क्या काम कर रही है। अब आप वो टाइम की रिपोर्ट याद रखिए जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि कैसे अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों के पक्ष में क्रॉनी कैपिटलिज्म सरकार का काम, सरकार नरेंद्र मोदी सरकार, अथॉरिटेरियन सरकार, जहां पे फैसले केंद्रीकृत होते हैं, और वो सरकार किस तरह से उद्योगपतियों को और खास सिलेक्टेड उद्योगपतियों को क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए बढ़ावा दे रही है। अभी टाइम की रिपोर्ट इसी वीडियो मैंने आपको बताई थी ऊपर, और वो इस डाटा में दिख रहा है। टॉप के 1% लोगों की इनकम कितनी तेजी से बढ़ी है, ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। बॉटम 50% और टॉप के 1% के लोगों का वेल्थ का शेयर है, ये इनकम का नहीं है, ये आमदनी का नहीं है, उनकी दौलत कितनी है। तो टॉप के, बॉटम के 50% लोग, बॉटम के 50% में सारी मिडिल क्लास आ जाती है, उनकी आमदनी कैसे गिरी है, काली वाली लाइन देख लीजिए, और जो ब्राउन वाली लाइन है वो टॉप के 1% लोगों की आमदनी कैसे बढ़ी है, ये दिखा रही है। इसी तरह से मिडिल के 40% और टॉप के 10% का ये फिगर, ये डाटा देख लीजिए, ये भी आपको बताता है कि ये देश कैसे आगे बढ़ा है। अब आ जाइए दुनिया से तुलना में, भारत में टॉप के 1% लोग जो हैं उनकी आमदनी और भारत के लोगों के भी और दुनिया के को लेकर इसमें एक तुलना है। सबसे ज़्यादा भारत में 22.6% संपत्ति के मालिक ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा भारत में। अमेरिका से भी ज़्यादा, ब्राज़ील से भी ज़्यादा, साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा, फ्रांस से भी ज़्यादा और यूके से भी ज़्यादा। यानी सारा माल कुछ लोगों के घर में भर दिया है। सरकार, इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक, सरकार की सारी नीतियां कुछ औद्योगिक घरानों के लिए बन रही हैं, उनका घर भरने के लिए बन रही हैं। ये डाटा स्टैब्लिश करता है, ये डायलॉग नहीं है, डाटा है। अब आ जाइए 50% जो नीचे के लोग हैं उनका इनकम शेयर 2011 से 22 के बीच में देखिए हिंदुस्तान में जो आमदनी है उसमें कितने परसेंट है। तो जो बॉटम 50% हैं उनका जो इनकम शेयर है वो कैसे नीचे आया है। बेंचमार्क के हिसाब से जो ब्राउन लाइन दिख रही है वो होनी चाहिए, जबकि IC 360 मतलब जो वस्तु स्थिति है वो ये लाइन है। ये पूरा डाटा हमको बताता है कि किस तरह से इस देश में हमको हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे इसलिए कह रहा हूँ कि विकास भी हो रहा है तो वही चीज़ों का हो रहा है। अडानी का माल एक से दूसरी जगह आराम से पहुँच जाए, अंबानी का माल एक से दूसरी जगह पहुँच जाए, अडानी के हवाई अड्डे टकाटक चलें, माल आ जा सके, बंदरगाहों का विकास हो, हाईवे का विकास हो, सब कुछ हो। गंदी बस्तियों का विकास नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात ही नहीं। और सबसे बुरी चीज़ ये हुई है कि जो रोज़गार की स्थिति है उसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास को शोषण के लिए छोड़ दिया गया है। जिस आदमी को 15 साल पहले जो वेतन मिलता था उसी वेतन में उसकी ज़िंदगी चले जा रही है। कुछ एक लोगों को छोड़ दो तो लोगों का वेतन बढ़ता नहीं है, और कुछ लोगों का वेतन अगर बढ़ जाता है तो कुछ साल बाद उनको बाहर कर दिया जाता है, सस्ते आदमी को अंदर रख लिया जाता है। खुली छूट है। एक समय था हम इस देश में देखते थे कि प्राइवेट नौकरी के लिए लोग कहते थे भाई प्राइवेट नौकरी बेस्ट है, सबको प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए। और वक्त ऐसा बदला है कि अब प्राइवेट नौकरी को लोगों ने छोड़ दिया है और सरकारी की नौकरी की तरफ भागने लगे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लूट की पूरी छूट दे दी गई है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि इस चुनाव के बाद में मोदी जी फिर से लेबर लॉज में कुछ बदलाव कर सकते हैं, और उसको लेकर उद्योग जगत बहुत खुश है, आशान्वित है कि उसके बाद में शोषण करना और आसान हो जाएगा। जब हिंदुस्तान इतना बड़ा भूखों का देश होगा तो तभी तो किसी भी दाम पे, किसी भी स्थिति में, जूते खाकर मर के बुखार में नौकरी करने आदमी जाएगा।
तो ये जो सीन है ये आपके सामने है और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर सामने आपके रखी जा रही है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे, वो स्थिति नहीं है। अगर समानता की बात होती है तो वो होगी ऐसी नीतियां बनाने की बात जिसमें गरीब को और गरीब ना बनाया जाए, अमीर को और अमीर ना बनाया जाए। और ये जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस विषमता दूर करके कुछ समानता लाने जा रही है ना। ये मैं चाहता हूं कि समानता आनी चाहिए। कांग्रेस भी वही करेगी जो बीजेपी कर रही है। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। जिस गर्व के साथ में मनमोहन सिंह को सिर पे बिठा के कांग्रेस घूमती है, उसके राज में ही सबसे ज़्यादा ये शुरुआत हुई है विषमता की। तो मेरा और आपका मुद्दा क्या है? मैं यहाँ क्यों लड़ रहा हूँ, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये सब लोग गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, तो कैसे इनको रोका जाए। तो आपके वोट में ये दिखना चाहिए। अच्छा हुआ मोदी जी ने बहस खड़ी कर दी। आप और हम भी तो अपनी आवाज़ उठाएं। मोदी जी ने कह दिया तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस कह रही नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है नहीं, हमारे को झूठ झूठ बोला जा रहा है। उस एम पेत्रोदा ने अपना एक बौद्धिक बयान दे दिया, उसको एक मान लिया कि कांग्रेस पार्टी का बयान है। वो सब उसमें लगे हुए हैं और उसमें हमारी जो जायज मांग है, जो इस देश के लोगों की जायज जरूरत है कि गरीब को और गरीब नहीं होना चाहिए, अमीर को और अमीर नहीं होना चाहिए, उस जरूरत को घुसा दिया गया, एक तरफ कर दिया गया। और अब ये एजेंडे पे कांग्रेस भी बोल रही है कि हम लोग संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे और बीजेपी भी बोल रही है बंटवारा नहीं करेंगे। अरे भाइयों, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैसे होगा? 63 मिलियन, 6 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में एक गोली भी नहीं कर सकते इलाज के लिए, और जो 941 साल लग जाएंगे भारत में एक आम आदमी को, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले को, भारत के टॉप एग्जीक्यूटिव जो अधिकारी है, अंबानी नहीं, उसके बराबर वेतन कमाने में कितने 941 साल, 9-10 जन्म उसको लेने पड़ेंगे 100 साल के, तब जाके वो उस इनकम के लेवल पे पहुंचने की सोच सकता है जो टॉप पेड एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान का उसके मुकाबले सैलरी ले सके। ये डाटा है। 63 मिलियन लोगों को गरीबी के नीचे धकेल दिया गया है। ये डाटा ऑक्सफैम का, ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो कहती है वो कह रही है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, दर्द से मुनाफा कमा रहे हैं, द अर्जेंसी ऑफ टैक्सिंग द रिच। अब ये किसी पार्टी ने नहीं कहा, ऑक्सफैम लिख रहा है। और लगातार जो विलियनरों की वेल्थ बढ़ रही है, अरबपतियों की, उसके कारण रिच लोगों पे टैक्स लगाना चाहिए और दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस खड़ा हो गया है। आप बहुत बोर हो गए होंगे लंबे लंबे डाटा सुन के, वरना इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह से दुनिया के अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। ये बता रहा है कि फूड और एनर्जी सेक्टर में किस तरह से माल काटा है इन लोगों ने और किस तरह से खाना महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया और आपकी ज़िंदगी को दर्द भरा बना दिया। बहरहाल ये रिपोर्ट भी बहुत डिटेल्ड है, इस पे जाएंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। जिनको ज़रूरत है वो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं लिंक कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा देश किस दशा में जा रहा है, हमारा देश कैसा बनाया जा रहा है और इस देश में किस तरह से हमको और आपको जागरूक होकर वोट करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।